हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th सब्जेक्ट फिजिक्स का हमारा जो टॉपिक चल रहा था वेव, आज उसका लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाइगेन्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास अपनी। तो जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि वेव फ्रंट क्या होता है, वे ऐसे पॉइंट थे जो सारे के सारे एक ही फेज में लाई करते थे, उसे हमने वेव फ्रंट कहा था। तो जैसे कि पढ़ा था कि ए वेव फ्रंट इज ए सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेज, तो उसी वेव फ्रंट को स्टैंडर्ड मानकर हाइगेन साहब ने सेकेंडरी वेवलेट का एक नया प्रिंसिपल दिया। तो उन्होंने अपने प्रिंसिपल में बताया कि जो कुछ पॉइंट हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं वह है कि ईच पॉइंट ऑन ए वेव फ्रंट इज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव्स विच एड अप टू गिव ए वेव फ्रंट एट एनी लेटर टाइम। यानी कि हर एक जो वेव फ्रंट होगी वो नए सोर्स का यहाँ पर काम करने वाली है, ऐसा हाइगेन साहब ने बताया था। तो जैसा कि हम अगर समझना चाहें तो जैसे हमारे पास में कोई भी पॉइंट सोर्स है, तो वो पॉइंट सोर्स ये रे ऑफ, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था कि रे ऑफ लाइट और वेव फ्रंट दोनों एक दूसरे की कैसी होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। तो ये तो हमारी रे ऑफ लाइट है जो हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट करी है। इसी के परपेंडिकुलर हमारी वेव्स जनरेट होती हैं। तो ये हमारी वेव्स कुछ इस प्रकार चली, अल्टरनेटिंग क्रस्ट और ट्रफ में चलती है। यानी कि क्रस्ट का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है और ट्रफ का भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये वे पॉइंट है 2 पाई वाले, जहाँ पर ये वेव अपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर होती है। अगर हम इन सभी पॉइंट को आपस में मिला दें तो हमारी स्फेरिकल वेव फ्रंट यहाँ पर डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो अल्टरनेटिवली इससे पहले तो हमारे ये पॉइंट थे जहाँ पर ये मिली थी, तो ये पॉइंट भी हमारे क्या हैं, ये हमारे वेव फ्रंट के ही पॉइंट हैं। तो ये जो हमारी वेव बनी है, तो ये जो पहले वाली हमारी वेव फ्रंट बनी, ये ट्रीट करती है एज ए न्यू सोर्स। तो ये नए सोर्स की तरह काम करेगी। ये वेव फ्रंट्स हमारी स्फेरिकल होगी, ये सारी हमारी स्फेरिकल्स होगी, ये हमारे नए सोर्स का काम करेगी और ये राइज कर देगी एक नए वेव फ्रंट को। ये हमारा नया वेव फ्रंट यहाँ पर तैयार हो गया है। तो ये कुछ पॉइंट है जो आपको नोट डाउन करने हैं अपनी कॉपी में कि ईच पॉइंट ऑफ ए वेव फ्रंट वर्क्स एज ए फ्रेश सोर्स। हर एक पॉइंट जो होगा वेव फ्रंट का वो फ्रेश सोर्स की तरह काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि द सेकेंडरी वेवलेट स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम। जितनी भी हमारी सेकेंडरी वेव फ्रंट्स होंगी ना, वे सारी की सारी हमारी हर डायरेक्शन में स्प्रेड करेगी, फैल जाएगी। और किससे फैलेगी? वो स्पीड ऑफ लाइट से फैल जाएगी। अगर हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, जिसमें लिखा हुआ है कि द न्यू वेव फ्रंट एट एनी लेटर टाइम इज गिवन बाय द फॉरवर्ड एनवलप ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट एट दैट टाइम। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जैसे हमारा कोई सोर्स है, ये हमारा कोई सोर्स है, इसने कोई स्फेरिकल वेव फ्रंट यहाँ पर जनरेट कर दी। हमने पिछली वीडियो में ये डिस्कस कर लिया था कि स्फेरिकल वेव फ्रंट जो हमारा पॉइंट सोर्स होता है वो स्फेरिकल वेव फ्रंट डेवलप करता है। तो अगर हम यहाँ से कोई टेंजेंट ड्रॉ करें, इसका हर पॉइंट किसकी तरह काम करता है? एक न्यू सोर्स की तरह काम करता है। हर पॉइंट पर, हर ये जो वेव फ्रंट होगी ना, इसका हर पॉइंट एक नए सोर्स का काम करता है बच्चों। चलिए, अगर हम यहाँ से हर एक वेव फ्रंट को देखें और इस वेव फ्रंट से एक आर्क डेवलप कर ले, सपोज 5 सेंटीमीटर का हमने एक आर्क यहाँ से डेवलप करा, 5 सेंटीमीटर का एक आर्क हमने यहाँ से डेवलप करा, अल्टरनेटिवली 5-5 सेंटीमीटर के आर्क हमने हर जगह पर डेवलप कर लिए। 5-5 सेंटीमीटर के अगर हम यहाँ पर आर्क डेवलप करते हैं, टेंजेंट यहाँ से हर वेव फ्रंट से डेवलप करते हैं, तो वे सेम स्पीड से मोशन करेंगे क्योंकि मीडियम कैसा है, हर जगह सेम है। और अगर हम इन सभी टेंजेंट को आपस में ऐसे यहाँ से मिला देते हैं तो वो हमारी नई सेकेंडरी वेव फ्रंट तैयार हो जाती है। इन्हें हम सेकेंडरी वेवलेट्स भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारा सेकेंडरी वेवलेट का रूल हो गया। बट अगर बच्चों हम बात करें कि ये सेकेंडरी वेव फ्रंट परफेक्टली स्फेरिकल कब होती है, ये सेकेंडरी वेवलेट हमारी परफेक्टली स्फेरिकल तब होती है जब हमारा चारों ओर का मीडियम कैसा होता है, सेम होता है। बट इन केस अगर हमारा चारों साइड का मीडियम सेम नहीं है, यहाँ हमारा कोई दूसरा मीडियम है, तो ये वेवलेट यहाँ नहीं मिलेगी, आपकी थोड़ा सा पहले मिल जाएगी, क्योंकि लाइट ट्रेवल्स बाय डिफरेंट वेलोसिटीज इन डिफरेंट मीडियम। सपोज ये डेंसर मीडियम था, तो डेंसर मीडियम में थोड़ा सा ज़्यादा दूर तक स्प्रेड नहीं कर पाएगी, तब आपकी जो वेवलेट होगी वे आपकी परफेक्टली स्फेरिकल वेवलेट नहीं होगी। ठीक है, ऐसा हाइगेन्स ने अपने प्रिंसिपल में बताया था। और उन्होंने एक चीज़ और बताई थी आपकी कि जैसे कि आप समझ सकते हैं कि नो बैकवर्ड वेव फ्रंट इज पॉसिबल। ये आपका पॉइंट नंबर 4 था।
नो बैकवर्ड वेव फ्रंट इज़ पॉसिबल, कोई बैकवर्ड वेव फ्रंट पॉसिबल नहीं होती। यानी अगर कोई एक बार वेव फ्रंट चल गई तो वो चल गई, उसमें बैकवर्ड एनवलप नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि जैसे कोई पॉइंट सोर्स था, ये हमारी कुछ रे ऑफ लाइट यहाँ पर हमें दिखाई गई थी, तो इससे हमने क्या करा, एक तो वेव ये जनरेट कर ली, एक वेव हमारी ये जनरेट हो गई, एक वेव हमारी ये जनरेट हो गई और एक वेव हमारी ये जनरेट हो गई। तो इसके जो लोकस थे ना, ये सारे के सारे जो हमारे पॉइंट थे, अगर हमने इन्हें मिलाया था आपस में, जो एक ही फेज में वाइब्रेट कर रहे थे, यही हमारा वेव फ्रंट था। सिमिलरली अगले वाले जो पॉइंट हैं हमारे सारे के सारे, अगर हम इन्हें मिला ले, हमारी सेकेंडरी वेव सा काम करती हैं, क्योंकि इससे पहले वाले तो हमारे फ्रेश सोर्स सा काम कर रहे थे। तो ये जो वेव्स हमारी यहाँ से चली, सपोज ये देखिए आप, जो ये वेव्स हमारी यहाँ से यहाँ चली, इसका बैकवर्ड एनवलप ऐसे पॉसिबल नहीं है, ये हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती है। जैसे कि एक बार अगर कोई वेव चल गई तो वो चल गई, वो बैकवर्ड नहीं चलेगी। तो इस चीज़ के लिए हाइगेंस साहब ने एक फॉर्मूला भी दिया था 1 + cos थीटा, कि ये जो आपकी वेव चलती है ना कहीं पर भी, उसके लिए फॉर्मूला होता है 1 + cos थीटा। अब ये जो थीटा एंगल बनता है, थीटा एंगल किस किसके बीच बनता है? थीटा एंगल बनता है वेव प्रोपोगेशन और एनर्जी के बीच आपका ये एंगल बनता है। वेव प्रोपोगेशन और एनर्जी के बीच आपका ये एंगल बनता है। तो अगर वेव प्रोपोगेशन आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में है और एनर्जी भी आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही चल रही है, तब इस केस में थीटा कितना हो जाएगा आपका? 0 डिग्री हो जाएगा। और cos 0 का वैल्यू आपका 1 होता है, तो 1 + 1 बिकम आपका 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब आपकी फॉरवर्ड एनवलप पर जो नई वेव फ्रंट बनेगी उसका एम्पलीट्यूड 2 गुना इंक्रीज हो जाएगा। बट वहीं पर अगर हम बैकवर्ड की बात करते हैं तो फॉर बैकवर्ड प्रोपगेशन का मतलब होता है कि आपकी एनर्जी तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, बट वेव आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन में है। तो बैकवर्ड जब दोनों ही एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे, तो इस केस में थीटा आपका 180 डिग्री हो जाएगा। थीटा अगर आपका 180 डिग्री है तो कोस 180 अब क्या डेवलप कर लेगा? -1, तो 1 - 1 दैट इज अपना 0। तो कोई वेव इस दौरान डेवलप नहीं हो सकती। तो कह सकते हैं कोई भी वेव फ्रंट आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन में मोशन नहीं करेगी। तो ये था आपका हाइगेंस का सेकेंडरी वेवलेट का प्रिंसिपल। चलिए, अब हाइगेंस ने जो अपना सेकेंडरी वेवलेट का जो प्रिंसिपल दिया था, तो इसके बारे में थोड़ा सा आगे डिस्कस कर ले रहे हैं। तो ये जो पॉइंट थी ना, इस पॉइंट का मतलब है कि ओनली द फ्रंट पोर्शन ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट एड अप टू गिव राइज टू ए वेव फ्रंट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। द बैक पोर्शन ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट एड अप टू 0, सो नो बैकवर्ड वेव फ्रंट इज पॉसिबल। यही तो बात बताई है कि केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन से ही आपकी वेव फ्रंट डेवलप होती है, बैकवर्ड आपका कोई वेव फ्रंट डेवलप नहीं होता। तो अब शुरू कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, आज हम रिफ्लेक्शन को प्रूफ करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। लिखा हुआ है आपका रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। तो रिफ्लेक्शन को प्रूफ कर लेते हैं वेव थ्योरी के बेस पर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक प्लेन यहां पर ले लेते हैं। ये प्लेन के एक साइड में, क्योंकि रिफ्लेक्शन प्रूफ करना है तो एक साइड में हमारी पॉलिश होगी, बिल्कुल। यहां से हम क्या कर ले रहे हैं, एक नॉर्मल ड्रॉ कर ले रहे हैं। सरफेस पर हमने एक नॉर्मल ले लिया है और इस पर एक वेव फ्रंट यहां पर टकराई है आकर। ये वेव फ्रंट है हमारी, इसे हमने नाम दिया है IW, इंसिडेंट वेव फ्रंट ये हमारी होती है। हमने ये पढ़ा था कि इंसिडेंट वेव फ्रंट और रे ऑफ लाइट दोनों एक दूसरे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती हैं। तो रे ऑफ लाइट तो हम यहाँ से इसके 90 पर गुजार देंगे ऐसे वेव फ्रंट के। ये हमारी इंसिडेंट रे है और ये वेव फ्रंट है, ये दोनों एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हमें पता है जब भी कोई लाइट की सरफेस पर आकर टकराती है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। चलिए उसकी बात अभी नहीं करेंगे, पहले बात कर ले रहे हैं इंसिडेंट वेव फ्रंट की। तो जैसे आपकी ये इंसिडेंट वेव फ्रंट थी, अब क्योंकि ये इसका हर एक पॉइंट नए सोर्स का काम करेगा, तो ये इस पूरे प्लेन में आगे तक फैलती चली जाएगी। आपकी इंसिडेंट वेव फ्रंट पूरे प्लेन में आपके आगे तक फैलती चली जाएगी, ठीक है। तो ये आगे तक फैलती चली जाएगी, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है, ठीक है। तो अभी हम क्या कर ले रहे हैं, इसके बाद हमने क्या काम करा, ये देखा कि ये इंसिडेंट रे है, ये है नॉर्मल, तो इसके बीच बनने वाला जो एंगल होगा वो आपका इंसिडेंट एंगल होगा। नाम रख ले रहे हैं इसका, आई नाम रख ले रहे हैं। तो हमने यहाँ से क्या काम करा, एक ये देखिए आप, एक रे आपकी और आई, इस पॉइंट को आपने देखा,
तो यहाँ से देखिए आपके 90 पर ही, इसी के 90 पर एक इंसिडेंट रे और आपकी और आई, ये आई इसी के, देखिए ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है, पहले इसके 90 पर ये आई थी, अब इसके 90 पर ये आई। तो ये जो रे ऑफ लाइट थी आपकी, ये क्या हो जाएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये रिफ्लेक्ट हो गई आपकी लाइट। जितने एंगल से अगर टकराती है उतने एंगल से क्या हो जाती है आपकी रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब हम क्या करते हैं, ये हमारी कैसी है, रिफ्लेक्टेड रे है, तो हम यहाँ पर क्या कर ले रहे हैं, एक नॉर्मल और ड्रॉ कर ले रहे हैं, एक नॉर्मल और ड्रॉ कर ले रहे हैं। ये हमारी, तो ये हमारी इंसिडेंट रे आई थी ये भी, और ये भी हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये देखिए दोनों की दोनों जो लाइन है हमारी ये वाली, ये दोनों की दोनों रिफ्लेक्टेड रेज है हमारी, ये हमारी दोनों की दोनों रिफ्लेक्टेड रेज है। अब हमें पता है अगर रिफ्लेक्टेड रेज है तो इसके 90 पर क्या होगा, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट होगा। तो देखिए जितना डिस्टेंस इंसिडेंट ने यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करा है, क्योंकि दोनों साइड का मीडियम कैसा है, सेम है, तो हम इतना ही आर्क भरकर यहाँ से एक आर्क जनरेट करते हैं, एक आर्क यहाँ से लगा देते हैं, ये आर्क हमने यहाँ से यहाँ तक लगा लिया। तो अगर यहाँ पर हम एक वेव फ्रंट डेवलप करते हैं, ये हमारी हो जाएगी बच्चों रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ये RW हमारा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। ठीक है, आई होप सबको ये डायग्राम यहाँ तक का बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम इसे कुछ पॉइंट यहाँ पर नाम दे लेते हैं, जैसे कि ये पॉइंट हमारा A है, ये B है, ये पॉइंट को नाम दिया है C, इसे नाम दिया है आपने D। तो अब आपको पता होगा ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है और इसके बीच बनने वाला जो एंगल है वो कैसा होगा आपका एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल R होगा। देखिए अगर ये आपका I है तो ये कितना हो जाएगा आपका 90 माइनस I, तो अल्टरनेटिवली वेव फ्रंट आपका कितना एंगल यहाँ पर डेवलप करने वाली है I। सिमिलरली ये रिफ्लेक्टेड रे भी आपका कितना एंगल यहाँ पर डेवलप करने वाली है, एंगल R यहाँ पर डेवलप करने वाली है। तो अब आप एक काम करिए, इन ट्रायंगल्स को थोड़ा ध्यान से देखिए। दो ट्रायंगल आपने यहाँ पर लिए हैं, एक ट्रायंगल लिया है आपने ट्रायंगल ABC एंड एक ट्रायंगल आपने लिया है ADC। इन दोनों ट्रायंगल्स को जब आप ध्यान से देखते हैं तो इनमें आप क्या पाते हैं कि जो आपकी साइड है BC, साइड BD जो है वो साइड AC के बिल्कुल इक्वल है, क्योंकि जितना डिस्टेंस ये भरकर आपने लगाया था, यही तो इतना डिस्टेंस भर के आपने लगाया था आर्क से, तो साइड दोनों आपस में इक्वल हुई। दूसरी बात, ये आपकी इंसिडेंट रे है और ये आपका है वेव फ्रंट, ये परपेंडिकुलर है दूसरे के, तो एंगल D आपका एंगल C के इक्वल होगा, और वो कितना है आपका 90 डिग्री है। और इसी ट्रायंगल में आप ध्यान से देखिए, जो आपकी साइड AB है, AB जो है दोनों ट्रायंगल की कैसी साइड है, कॉमन साइड है। तो जो आपके ट्रायंगल जो आपने दो लिए थे, ट्रायंगल ABC, वो कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा किसके, ट्रायंगल ADC के। अगर ये आपका कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल है तो उस लिहाज से एंगल की सभी साइड आपस में इक्वल होंगे, सभी एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, तो ऐसे आपका एंगल I इज इक्वल टू किससे हो जाएगा, एंगल R के हो जाएगा। ठीक है, और यही आपका क्या है बच्चों, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। और एक बात देखिए, अब इंसिडेंट रे, ये जो A और B दोनों पॉइंट है आपके, ये दोनों के दोनों इसी प्लेन में है, क्योंकि इंसिडेंट एंगल आपने यहाँ पर रिप्रेजेंट करा है और ये वाइब्रेशन करता हुआ आगे तक गया था, तो ये रिफ्लेक्टेड एंगल भी आपका यहीं पर लाई कर रहा है। तो आप कह सकते हैं इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाइंग ऑन ए सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाइंग ऑन ए सेम प्लेन। तो ये आपका रिफ्लेक्शन यहाँ पर प्रूफ हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। एक बार देखिएगा कैसे लिया था हमने, शुरुआत में एक प्लेन ले लिया था, एक हमने ले ली थी यहाँ पर नॉर्मल, इंसिडेंट रे आपने यहाँ से लिया था, ये रिफ्लेक्ट होकर वापस चला गया था। ठीक है, यहाँ पर आपने इंसिडेंट वेव फ्रंट लिया था, इसके परपेंडिकुलर ही ये इंसिडेंट रेडिएशन आपने डाला था यहाँ पर। तो जितना डिस्टेंस ये ट्रैवल करा था D से लेकर C तक, इतना ही आर्क आपने यहाँ से भरकर यहाँ लगा दिया, ये आपकी रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट हो जाएगी। अल्टरनेटिवली आगे आपने कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल के यहाँ पर ये प्रूफ कर लिया है। चलिए अब आगे डिस्कस कर ले रहे हैं रिफ्रैक्शन को वेव थ्योरी के बेस पर ही। चलिए स्टूडेंट, अब शुरू करने वाले हैं रिफ्रैक्शन
वेव थ्योरी के बेस पर। तो रिफ्रैक्शन को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें पता है हमें दो मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। एक तो हमने ये सरफेस ले लिया, तो इस साइड का मीडियम अलग है और इस साइड का मीडियम कैसा है, अलग है। हम सपोज कर ले रहे हैं कि इस साइड का जो मीडियम है आपका वो रेयरर मीडियम है, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट आपका v1 है या वेलोसिटी ऑफ द लाइट आपका v1 है। दूसरी साइड का जो मीडियम है आपने वो डेंसर एज्यूम करा है और ये मान लेते हैं कि इस साइड का वेलोसिटी आपका कितना है, v2 है। आप सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। आपने यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, इसके बाद आप यहाँ पर एक इंसिडेंट वेव फ्रंट यहाँ पर ले लेते हैं। ये आपने एक इंसिडेंट वेव फ्रंट ले ली, और जैसा कि आपको पता है, आपने प्रीवियस वीडियो में भी देखा कि ये जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है ना, इस प्लेन के हर पॉइंट को पेनिट्रेट करती हुई आगे बढ़ जाएगी। हर पॉइंट पर पेनिट्रेशन इसका आगे की ओर बढ़ जाएगा। और हमने यहाँ पर क्या ली है, एक इंसिडेंट रे ले ली है। और इंसिडेंट रे कैसे ली है कि वो इंसिडेंट वेव फ्रंट के बिल्कुल कैसी हो, परपेंडिकुलर हो। ये तो हमने प्रॉपर्टी में पढ़ लिया था। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बनने वाला जो एंगल होता है उसे ये हम नाम देते हैं इंसिडेंट एंगल, वो आपका है आई। और ये बात तो बेसिक फिनोमिना है कि व्हेन द रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर देन इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो वो नॉर्मल की ओर क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। चलिए अभी इसे ऐसा नहीं कर रहे, अभी हम क्या करते हैं, इससे पहले हम इसी इंसिडेंट वेव फ्रंट पर एक इंसिडेंट रे और डाल लेते हैं। ये डाल ली, जो कहाँ तक आकर टकराएगी, इसके 90 पर चलेगी, ठीक है। तो अब इसके बाद जब रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर गई है तो ये बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल हो गई है, ये हमें पता है। तो ये रिफ्रैक्टेड रे है आपकी और ये है नॉर्मल। तो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बनने वाला एंगल जो होता है उसे बोलते हैं रिफ्रैक्टेड एंगल आपका आर। तो अब क्योंकि इस साइड का मीडियम रेयर है, इस साइड का मीडियम डेंसर है, तो स्पीड ऑफ लाइट भी वेरी करेगा। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस ट्रैवल करा है वो ट्रैवल करा है v1t। क्योंकि एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट तक जाने में कोई टाइम का लैग तो नहीं होता, ये तो बात पक्की है। बट डिस्टेंस इस बार बदल जाएगा, वो हो जाएगा v1 × t, क्योंकि वेलोसिटी दोनों का एंगल कैसा है, अलग अलग है। अब उसी के लिहाज से आपने क्या काम करा है, ये तो आपकी रिफ्रैक्टेड रे होगी, तो इस पर आपने ड्रॉ कर लिया है रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ये आपने यहाँ पर रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है। तो आप ध्यान से देखिए, अगर ये एंगल आपका आई है ना, तो ये एंगल आपका कितना होगा, 90 माइनस आई। और ये एंगल आपका कितना है, 90। तो अल्टरनेटिवली ये एंगल आपका कितना हो जाएगा, एंगल आई हो जाएगा। फिर आप इसे भी थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर ये एंगल आपका आर है तो ये कितना हो जाएगा आपका 90 माइनस आर। और ये कितना है आपका 90, तो अल्टरनेटिवली ये भी कितना हो जाएगा आपका आर हो जाएगा। और ये यहाँ से यहाँ तक की जो रफ्तार है इसकी वो है v2t। क्योंकि टाइम तो एक वेव फ्रंट से दूसरी वेव फ्रंट तक जाने में से नहीं लगेगा, बट बच्चों इसका डिस्टेंस बदल जाएगा। अब इसके बाद हम इसे लेते हैं a, b, c और d, और दो ट्रायंगल यहाँ पर एज्यूम कर ले रहे हैं। पहले बात करते हैं इन ट्रायंगल ABC की। तो ट्रायंगल ABC में सबसे पहले हम साइन लगा लेते हैं। तो साइन i इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास में, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो i के सामने कितना है v1t, अपॉन में हाइपोटेनस आपका कितना है AC। ये क्वेश्चन नंबर आपने 1 कहा। सिमिलरली आप अगेन एक ट्रायंगल लेते हैं जिसका नाम है ADC। तो ट्रायंगल ACDC में जब आप लगाते हैं साइन r, तो एंगल के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, तो AD के डिवाइड आप क्या लेने वाले हो, एंगल AC। AD के डिवाइड आप क्या लेने वाले हो, AC। तो जैसे कि एंगल R के सामने, जो एंगल R के सामने है v2t, एंगल R के सामने है आपका v2t डिवाइड बाई हाइपोटेनस आपका कितना है AC। ये क्वेश्चन नंबर कैसी है आपकी, सेकंड है। अब क्या करते हैं आप, इन दोनों ही क्वेश्चन को डिवाइड कर देते हैं। तो ऑन डिवाइडिंग बोथ दीज इक्वेशन, तो जैसे ही आप दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते हैं तो आपके पास बनता है साइन i डिवाइड बाय साइन r इज इक्वल टू v1t डिवाइड बाय AC अपॉन v2t डिवाइड बाय AC। यहाँ देखिए AC से AC कैंसिल आउट हुआ है, T से T आपका कैंसिल आउट हुआ है, तो आपके पास बचा है साइन i डिवाइड बाय साइन r इज इक्वल टू में v1 बाय v2। तो v1 बाई v2 एक प्रकार से आपका क्या है, दो वेलोसिटी का रेशो है,
जैसे आपने पढ़ा था स्पीड ऑफ लाइट में कि रेशो क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या पढ़ा था आपने कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो ये दो अलग अलग मीडियम ही तो है जिसे आपने अल्टरनेटिवली क्या कहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा है। तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका म्यू, और इसे ही आपने क्या नाम दिया है, स्नेल्स लॉ। ये आपका स्नेल्स लॉ है। तो ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी वेव थ्योरी के बेस पर प्रूफ हो जाता है। और ये बात आप लिखना मत भूलिएगा क्योंकि ये सारा का सारा जो प्लेन है ये एक ही प्लेन आपका है। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे आर लाइंग ऑन ए सेम प्लेन, नॉट रिफ्लेक्टेड, इट्स रिफ्रैक्टेड रे आर लाइंग ऑन ए सेम प्लेन। चलिए अब कुछ बातों पर हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक का तो आपको बात समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए तो हम वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी कल हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू क्लास।